हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृष्ण कुमार डिसीजन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स हमारी चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज हम चैप्टर समाप्त कर लेंगे और कल हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है और जब तक इस क्लास की थ्योरी समाप्त नहीं होती है तब तक हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी, जहाँ से हम एंड किए थे वहाँ उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़े थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको हमें करना था, इसको हमें क्या था? करना था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी इंग्लिश अगर देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल कितनी क्लासेस चला रहे हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी से 2 क्लासेस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो हमारा एक हम माध्यम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट दे देते हैं इसको, और ये सेकेंड है। यहां हम एक अभिलंब डाल देते हैं। ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, जब यहाँ से टकराने के बाद जब ये वापस इसको, ये मार्ग इसका ये है, लेकिन ये इस मार्ग से न जाकर बल्कि थोड़ा सा यहाँ से अपवर्तित हो जाती है, यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो कोण बनता है, आपतन कोण जो होता है, ये आई से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये जो होता है हमारा अपवर्तन कोण, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम एक क्रिटिकल एंगल में पढ़ चुके थे कि इसका मान कितना हो, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। क्रिटिकल एंगल में हम ये पढ़े थे कि इसका जो मान हो, इसको इतना हम इंक्रीज कर दें कि इसका जो मान हो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे कि इस मान को यहीं पर रहने दिया जाए, बल्कि इसके मान को हम इतना बढ़ाए कि इससे थोड़ा सा प्लस हो जाए, इससे थोड़ा सा प्लस हो जाए। तो जब इससे थोड़ा सा प्लस हो जाएगा तो ये जो किरण आएगी यहां तक तो आएगी, लेकिन यहां से इस माध्यम में जा नहीं पाएगी, बल्कि यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इस माध्यम में नहीं जा पाएगी। जब ए वाला कोण इस कोण से ज्यादा हो जाएगा, ए वाला कोण इस कोण से ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो हमारी रेज है, किरण है, ये आने के बाद यहाँ से यहाँ इसके अपवर्तित नहीं हो पाएंगी, क्रॉस ये वाला जो मीडियन इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी, बल्कि क्या हो जाएंगी? उसके विपरीत क्या हो जाएंगी? ये उसी दिशा में चली जाएंगी, वापस परावर्तित हो जाएंगी। तो हम इसको क्या कर देंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देंगे। ये हमारी कंडीशन है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये जो माध्यम होना चाहिए हमारा डेंसर होना चाहिए। ये माध्यम हमारा क्या होना चाहिए? डेंसर होना चाहिए। और ये वाला मीडियम हमारा क्या होना चाहिए? रेरर मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेरर मीडियम होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला जो है ये डेंसर, नीचे वाला हमारा क्या होता है? रेरर। जब इस आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा हो जाता है, अर्थात क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो हम यह कह सकते हैं जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ जाता है, तो जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वह विरल माध्यम में नहीं पहुंच पाती हैं, बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कोई किरण आती है और उसमें जो अपवर्तन क्रिटिकल एंगल है आपतन कोण से आपते जो एंगल है इस एंगल से कम होता है, तो हमारी जो किरणें होती हैं उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, अर्थात परावर्तित कर दी जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? ये पूरी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।
क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर इसकी डिफिनीशन हम लिखना चाहें, इसकी डिफिनीशन, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरण, नहीं ये वाला नहीं होगा, उसमें तो सघन से विरल में जानी ही नहीं चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, माध्यम सघन हो। जब सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना आपतन कोण, बना आपतन कोण विरल माध्यम में, विरल माध्यम में क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो किरण विरल माध्यम में, विरल माध्यम में न जाकर बल्कि सघन माध्यम में, सघन माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, वापस लौट आती है। इस घटना को, इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण विरल माध्यम में बने क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो किरण विरल माध्यम में न जाकर बल्कि सघन माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन। ओके, अगर इसकी कंडीशन देखा जाए तो एक कंडीशन, दो कंडीशन बन सकती है इसकी। क्या कि एक जो प्रकाश हो सघन से विरल में जाना चाहिए, नंबर एक। कंडीशन नंबर वन, जो ये प्रकाश है डेंसर से रेरर में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? डेंसर से रेरर, अर्थात सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होगी, ये जो आपतन कोण है इस क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा हो जाए। क्रांतिक कोण से ये जो आपतन आई है, आई एंगल है, ये इस क्रिटिकल एंगल सी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा क्या हो, बड़ा हो जाए। यानी ये 90 होता है तो ये 90 न रहे बल्कि 90 प्लस हो जाए, 90 प्लस हो जाए। तो इस कंडीशन में हम इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, हम अपने इसकी हम कंडीशन बता देते हैं आप लोगों को। इसकी हम कंडीशन अगर देख लें, कंडीशन 1 देखें तो प्रकाश की किरण सघन से
सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। एक एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी। सी को हम क्या कर देते हैं? 90। अगर ये लिखना चाहे एंगल आई इज ग्रेटर 90 डिग्री, ये नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी, और यहाँ पर लगा लीजिए और एंगल आई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इससे बड़ा होना चाहिए। ये हमारी दो कंडीशन होती हैं। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इस क्रिटिकल एंगल सी और क्या और प्रकाश की जो ये माध्यम होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की नहीं, ये जो क्रांतिक कोण और प्रकाश के अपवर्तनांक में हम रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्रांतिक कोण और प्रकाश के अपवर्तनांक में हम रिलेशन पढ़ते हैं। अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड इंडेक्स ऑफ लाइट, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड इंडेक्स ऑफ लाइट, हम इनके बीच रिलेशन पढ़ेंगे। किनके? ये हो गया हमारा क्रांतिक कोण और ये हो गया इंडेक्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तनांक। इनके बीच हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। इसको सॉल्व आपसे नहीं पूछता है, सिर्फ इस फार्मूले बेस्ड पर आपसे क्वेश्चन पूछती है अब एनसीईआरटी। पहले पूछता था जब एनसीईआरटी नहीं हुआ था, उसके पहले आपसे पूछता था कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, लेकिन अब ऐसा नहीं पूछता है। अब आपसे पूछता है इसके बेस्ड, इस फार्मूले के बेस्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसके अपवर्तनांक तरफ अगर देखें तो ये हो जाएगा, हम लेते हैं क्या? रेरर अर्थात विरल, और लेते हैं डेंसर। रेरर और डेंसर अगर देखें तो रेरर को R से और डेंसर को D से, तो हम इसको यह कह सकते हैं कि ये हो गया विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। किसके? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। देखें तो ये हो गया विरल माध्यम के सापेक्ष, बताया था ना कि ANG जिसके सापेक्ष उसको पहले, तो विरल माध्यम के सापेक्ष तो ये इतना बराबर A साइन हो गया, और ये C से, क्रिटिकल एंगल को C से तो ही डिनोट करते हैं, क्रिटिकल एंगल को C से ही तो डिनोट करते हैं। ए हो गया, यही हमारा है। अगर इसको लिखना हो आप माध्यम माने तो वायु मान लीजिए और ग्लास मान लीजिए, तब भी ये यही रहेगा। अगर आप माध्यम देखें तो रेरर में आप वायु मान लीजिए और डेंसर में आप ग्लास मान लीजिए, तो ANG = 1/sin C। तो ये हम कर सकते हैं। अगर ऐसे होता है, अगर
सघन से विरल में जा रही है तो डी, या सघन के सापेक्ष पूछे, इसमें तो विरल के सापेक्ष पूछ रहा था, लेकिन अगर आपसे सघन के सापेक्ष पूछे, अगर आपके सघन के सापेक्ष पूछे तो हम सघन को पहले लिखे बल्कि विरल को यहां कर देंगे डीएनआर। आप देखिए, अब ये जब ऐसे तो इतना हुआ ना 5 साइन सी, लेकिन अब जब ये उल्टा हुआ तो ये भी तो उल्टा होगा, ये हो जाएगा साइन सी। क्या हो जाएगा? साइन सी। क्योंकि हम इसको बदले हैं तो हम उसको भी बदल, क्योंकि हमारा मेन फार्मूला ये है, हम इसको हमसे पूछा इसके सापेक्ष, हम इसको पहले लिया है तो इसको हम ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी का भी बटे से 1/, साइन सी है, इसको हम अगर 1/, में कर दें तो ए वाला पता है यहाँ गुणा हो जाता है और ए वाला यहाँ गुणा होता है, तो एक का एक में गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीचे 1 रखिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसको 1 रहने दीजिए चाहे हटा दीजिए। ओके, तो हमारा मेन बेस्ट फार्मूला ये है, यही हमारा रिलेशन है। अगर एनसीईआरटी आपसे पूरा प्रूफ पूछती तो मैं प्रूफ कराता, लेकिन एनसीईआरटी आपसे ऐसा नहीं पूछती है, इसलिए आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए। इसके बेस्ट पर जो क्वेश्चन होंगे हम उनको करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल जैसे होते हैं। तो जो होता है, क्या होता है? रेगिस्तान, पूर्ण आंतरिक, परावर्तन के उदाहरण। नंबर 1, रेगिस्तान में नहीं, कांच की दीवारों का चमकना। कांच की दीवारों का चमकना, तो इसमें क्या होता है? कोई कांच रहता है वो चटक जाता है। चटक मतलब बीच पर से जैसे इसको तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ दिया, जैसे कांच रखा है इसको बीच पर से तोड़ दिया जाए था, चटक जाए, लेकिन उसको अलग अलग ना किया जाए, वैसे ज्वाइंट रहने दिया, बस उसमें ये पता रहे कि हमने यहाँ पर से तोड़ा है, ये चटक चुका है कांच। यहाँ हमने इसको तोड़ा है, कांच चटक चुका है। तो जब इसमें क्या हो जाती है, जब ये चटका हुआ कांच, जो इसमें हल्का सा स्पेस बचा रहता है जहां टूटा, अगर एक देखिए ज्वाइंट है अगर, तो ये पूरा ऐसे रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ से बीच पर से टूट जाए तो ए वाला जो स्पेस है, इतना भाग खाली हो जाए, फिर आप चिपका भी देंगे, लेकिन अगर उसको सही से नहीं चिपका तो ये इतना भाग खाली ही रहेगा। तो इसमें क्या होती है? वायु भर जाती है। क्या होती है? वायु भर जाती है। जब इसको तिरछे से प्रकाश डाला जाता है, तिरछे पर से प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है? चमकता है। क्या करता है? ये चमकता है। जब कोई कांच चटक जाता है, तो उसमें क्या होती है? उस चटके हुए भाग में जो स्पेस ऐसे बना होता है, ये जो स्पेस होता है, ये क्या होता है? ये जो स्पेस होता है इसमें वायु भर जाती है। क्यों? क्योंकि वायु तो हमेशा चलती रहती, वायु इसमें भर जाती है। तो जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है, इस ग्लास पे यानी कांच पे, तो हमारा क्या होता है? ये वायु तो हमारी रेरर है। क्या है? रेरर यानी विरल माध्यम है, और ये जो कांच है हमारा सघन माध्यम है। तो हमने यह बताया था कि सघन से विरल में जाना चाहिए। तो जब इस सघन माध्यम पे पड़ेगा तो क्या होगा? ये पूर्ण परावर्तित होगा। तो यही
प्रकाश उस भाग पर पड़कर क्या होती है, परावर्तित होती है। जब परावर्तित होती है तो हमारी आंखों को क्या होता है, दिखाई पड़ता है, तो ये क्या रहता है, चमकता रहता है। तो हम कह देते हैं कांच की दीवारों का चमकना। क्या कह देते हैं, कांच की दीवारों का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। और फिर दूसरा होता है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना कैसे, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। अब क्यों क्यों चमकता है, क्योंकि यहाँ पर वायु भर जाती। कोई हीरे का एक पिरामिड काट लिया जाए तो उस काटे हुए भाग पे क्या हो जाती है, वायु भर जाती है। तो इसका अपवर्तनांक देखिए इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, इसका अपवर्तनांक इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। तो ए वायु का अपवर्तनांक बहुत लेस होता है इंडेक्स ऑफ इसके डायमंड्स के, डायमंड्स की अपेक्षा जो वायु का अपवर्तनांक होता है बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है उसको, तो जब एक पिरामिड कट जाता है तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, इसमें भी एक कांच की तरह दिखता है, लेकिन ठोस तो सघन माध्यम में भी होता है। तो इस पर भी पड़ने के बाद प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है और आकर हमारी आंखों पर पड़ता है। तो हीरे के कटे हुए भाग क्या दिखाई देते हैं, हमें चमकदार दिखाई देते हैं। दीवार कांच में पड़ी जो दरारें होती हैं, अभी जो बताया था कांच में पड़ी दरारें होती हैं। कैसे, यहाँ से अगर दरारें पड़ जाएं, थोड़ा सा स्पेस बन जाए तो यहाँ वायु आकर इकट्ठा हो जाती है। जब यहाँ प्रकाश आता है तो इस वायु से पार नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि एक जो कांच है सघन माध्यम है और सघन माध्यम उसमें जाना नहीं चाहिए, कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो ये वापस परावर्तित हो जाता है जिससे हमें चमकदार दिखाई देता है। आगे हम देखें तो रेगिस्तान में मरीचिका, अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे होता है, क्या कारण होते हैं। पूछा नहीं जाता है जल्दी आपकी एग्जाम में, सिर्फ पूछ लेता है किसके बेस्ड पर है। तो दूसरा अगर देखें क्या होता है, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका मतलब मरीचिका मतलब भ्रम। जैसे हम कुछ चीज कहीं से देख रहे हैं, वो चीज है नहीं, फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं, हम काल्पनिक रूप से मान लेते हैं, काल्पनिक रूप से हम मान लेते हैं कि ये भ्रम है। मरीचिका उसी को कहते हैं। मरीचिका जैसे देखिए बहुत से लोग जो हमारे पूर्वज हैं क्या कहते हैं, भूत प्रेत को मानते हैं। कभी किसी ने देखा है, नहीं दिखाई देते, लेकिन हम क्या करते हैं उसको मान लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, भ्रम होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वही मरीचिका होती है। बता दिया जाता है कि इस पेड़ के नीचे ना जाइए, यहाँ पर भूत रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, भूत रहता है। यहाँ पर क्या रहती है, चुड़ैल रहती है इस पेड़ के पास, इस घर के इस कमरे में चुड़ैल रहती है। तो ये हमारी मरीचिका है, यही भ्रम है, कहीं कुछ नहीं होता है, यही हमारा भ्रम है, हम सोच बैठते हैं ऐसा। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे कोई भूत तो नहीं आते हैं। रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है इसमें कोई भूत नहीं आते हैं। क्या होता है रेगिस्तान में, क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब हम देखते हैं तो रेगिस्तान है पूरा का पूरा रेत ही रेत है। रेगिस्तान में पूरा का पूरा रेत ही रेत होता है। गर्मी के दिनों में हम जब दोपहर के समय एकदम धूप, एकदम सर पे हमारे धूप जब पड़ती है तो हम जब देखते हैं तो कोई अगर पेड़ भी रहता है तो उसका जो ऊपर का भाग होता है उसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है जैसे वहां पर कोई तालाब हो।
उसका प्रतिबिंब हमें ऐसा भ्रम होता दिखाई देता है उस प्रकाश में। अगर विश्वास ना, आप कहीं पे देखिए जहां पर ज्यादा रेत है, एकदम गर्मी का महीना है, मई जून का चल रहा है, वहां पर आप देखेंगे कोई अगर पेड़ है तो उसका चित्र कैसा बन रहा था, जैसे यहाँ पर कोई तालाब है, पानी है और आपको लगी है प्यास, तो आप क्या सोचेंगे कि वहां पर पानी है, वहां चलकर हम अपनी प्यास बुझा लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में कहाँ कोई नल, हैंडपाइप कुछ भी नहीं है। आपको अपनी प्यास बुझानी तो आप तालाब ही ढूंढेंगे या कुछ भी नदी वहां पर बह रही अगर उसके इधर उधर रेगिस्तान के बगल, तो आप उधर जाना पसंद करेंगे। लेकिन रेगिस्तान में कोई अगर वृक्ष भी दूर दिखाई देता है तो क्या होता है, उसका जो ऊपरी भाग, उसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है जैसे वहां पर नीचे कोई तालाब है। क्या है? कोई तालाब है। और वहां पर उस तालाब को देखकर हमें यह भ्रम हो जाता है, यह भ्रम हो जाता है कि वहां पर तालाब है, वहां चलते हैं, हम वहां अपनी प्यास बुझाएंगे। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम देखते हैं वहां पर सिर्फ रेत ही रेत है। क्या है? रेत ही रेत है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ओके, तो यही होती है हमारी रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है। कारण यही है कि गर्मी के दिनों में उस रेत में हमें ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देता है कि जैसे वहां कोई तालाब हो, लेकिन वहां पर तालाब लाभ कुछ नहीं होता है। वहां पर तालाब कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, रेत ही रेत। तो उसको आपको भ्रम हो जाता है, वो आपकी मरीचिका है। क्या है? आप कल्पना कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर, इसलिए आप वहां पर कल्पना कर लेते हो कि हाँ भाई हो सकता है यह तालाब दिखाई दे रहा है, यह तालाब होगा। जब वहां आप पास में जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? रेत ही रेत दिखाई देता है। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, वो आपकी रेगिस्तान में बनी क्या होती है? मरीचिका होती है। एक प्रकार से मान ले, इस मरीचिका अगर जिसको ना समझे, भ्रम होता है, संदेह होता है, भ्रम। हमें भ्रम हो गया कि भाई वहां पानी है। क्यों? क्योंकि हमको वहां पर उसका चित्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि वहां पानी है। लेकिन जब हम वहां उसके जो रियल जहां जगह है, जो जिस जगह पे हमें दिख रही है, वहां पहुंचेंगे तो हमें फिर आगे दिखाई देगा कि वहां तालाब है। क्यों? क्योंकि अगर वहां उसका दिखाई देगा तो वहां भी प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। तो हमको वहां भी पानी नहीं मिला। अगर वहां विश्वास नहीं होता, कुछ आगे जाते हैं, वहां भी हमको ऐसी कंडीशन मिलती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? वहां आपको भ्रम हो जाता है कि भाई यहाँ पर पानी है, लेकिन आपके जाने के बाद वहां पर कुछ नहीं, रेत के अलावा। तो ये क्या होती है? हमारी रेगिस्तान में मरीचिका होती है। ओके, अब हम चलते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं कहाँ? लेंस की तरफ। लेंस जो इस रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है। लेंस दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लाइक देन उत्तल लेंस, और उत्तल दर्पण लाइक देन अवतल लेंस। यही डिफरेंस है, उसका उल्टा हो जाता है लेंस में। और बाकी सब कुछ हम यहाँ पर वक्रता केंद्र जो हमारी होती है, इस वक्रता केंद्र को हम क्या कर देते हैं? फोकस दूरी का दुगुना अर्थात 2f कर देते हैं। और इस वाले में लेंस में हमारी दो दो वक्रता त्रिज्याएं होती, वक्रता केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? दो दो वक्रता केंद्र होते हैं। यहाँ जो उसमें ध्रुव रहता था, उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं। और इसमें दो फोकस होती हैं, नंबर 1 फोकस 1 और दूसरा फोकस द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ये दो फोकस होते हैं इसमें। और इसकी भी कंडीशन वही है, प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो इसमें फोकस प्रथम या द्वितीय से होकर जाएगी। और उसमें क्या होता था? उसमें प्रकाश अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें भी समांतर ही जाती है, अपवर्तन के पश्चात इसमें समांतर जाती है। अगर कोई वक्रता केंद्र अर्थात इसमें 2f लेते हैं तो 2f से होकर आती है तो वापस 2f से ही होकर जाएगी, वापस 2f से ही होकर जाएगी। वह कहाँ जाएगी? 2f से ही होकर जाएगी। ओके, 2f से होकर जाएगी। तो हम चलते हैं लेंस की तरफ। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। वैसे देखें तो समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दो लेंस। अगर एक लेंस एक पार्ट लेंस का एक पार्ट अगर समतल, एक पार्ट उत्तल, समतल उत्तल दर्पण हो जाता है, समतल उत्तल दर्पण। एक अवतल, एक समतल, समतल उत्तल दर्पण और समतल उत्तल दर्पण हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं?
हम ऐसा कहते हैं, हम पढ़ेंगे दो लेंस। आपका जो पार्ट है, आपके जो लेसन में क्या है, आप में सिर्फ दो लेंस दिए हैं, हम पढ़ेंगे दो लेंस। इसके बाद आप इंटर में जाएंगे तब आपको मिलेगा वो। ओके, तो हम अगर देखें, हेडिंग डाल लीजिएगा लेंस, हेडिंग डाल लीजिए लेंस। इसमें लिखिए यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। लेंस एक प्रकार से यह कहें तो एक कांच होता है। आप देखेंगे चश्मे में क्या कहते हैं, चश्मे में लेंस लगा है, तो लेंस कैसा होता है? लेंस कांच होता है। कांच की उस वेराइटी को बनाया जाता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं, तो एक प्रकार से यह कांच होता है। ओके, यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स, एक होता है उत्तल लेंस, और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस, यही दो लेंस हम पढ़ेंगे इसमें। क्या पढ़ेंगे? यही दो लेंस हम इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा रुकिए तो। ओके, तो ये हम दो लेंस पढ़ते हैं। हम चलते हैं अपनी पहली हेडिंग, हम उत्तल लेंस डालते हैं, फिर उसके बाद हम अवतल लेंस देख लेते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अगर अंग्रेजी देखा जाए तो हम इसमें कहते हैं इसको कन्वेक्स। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो इसकी डिफिनीशन देखें, यह दोनों किनारों, दोनों पृष्ठ के बीच में मोटा, बीच में मोटा तथा किनारों पर, किनारों पर, बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है? यह पतला होता है। बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। बीच में मोटा, किनारों पर पतला। इसका जो बनता है, आप लोग अपनी कॉपी में साइज बनाए। ये है हमारा क्या? ये है हमारा उत्तल लेंस। ये है हमारा क्या? उत्तल लेंस। ये देखिए इसका जो बीच का भाग है, देखिए ये बीच का पेट की तरफ फूला हुआ है। देखिए ये जो बीच का भाग है क्या है? ये मोटा हुआ है। ये क्या है? जैसे पेट फूल जाता है हमारा, वैसे इसमें देखिए इसका भी पेट क्या है? फूला हुआ है। जिसका अगर इसको अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो जिसका पेट क्या हो? फूला हुआ हो, पेट क्या हो? आगे की तरफ निकला हो, तो उस पेट आगे की तरफ निकला हो और सर और पैर एकदम पतले। पेट एक प्रकार से एक बीमारी होती है, वहां पर हम नहीं गौर करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये वाला सिरा, किनारे वाला सिरा हमारा पतला होना चाहिए और बीच वाला सिरा मोटा, तो हमारा उत्तल लेंस होगा, यानी कन्वेक्स लेंस होगा। ओके, हमारी तरफ चलते हैं अवतल लेंस। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई हमने तो दर्पण में पढ़ा है, जस्ट लाइक दर्पण की तरह होता है, मिरर की तरह। किसकी तरह होता है? ये मिरर की तरह होता है। तो यहां पर लिख लीजिए दूसरा नंबर क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस।
कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस है। इसमें क्या होता है, यह किनारों पर मोटा, किनारों मतलब दो पृष्ठ होते हैं बताया, तो ये देखिए एक पृष्ठे वाला एक पृष्ठे वाला, तो यह किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। किनारों पर मोटा एवं बीच में क्या होता है, पतला होता है। अगर हम इसको देखें तो ये बनता कैसे है, कुछ यूं ऐसे बनता है। अगर देखें कुछ यूं ये बनता है। ये देखिए इसका बीच वाला भाग देखिए, ये क्या है, ये पतला है, और ये किनारे वाला जो भाग है ये देखिए ये मोटा है। इसकी अपेक्षा यह क्या है, ज्यादा इसकी वाइड्थ है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है। तो ये बीच में पतला है और यह किनारों पर क्या है, मोटा है। तो हम इसे क्या कह देंगे, ये हमारा कनकेव लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लाइट उसकी तरह होता क्या क्या है, उसकी तरह होता क्या क्या है। थोड़ा एक चीजें और एक बात हम आपको और बता दें। वो बात क्या है कि अगर यदि एक पृष्ठ जैसे देखिए एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। एक पृष्ठ अवतल नहीं, एक पृष्ठ हमारी उत्तल लेंस की हो, ये वाली पृष्ठ देखिए, एक पृष्ठ हमारी उत्तल लेंस की और ये दूसरी पृष्ठ हमारी समतल लेंस की हो, तो इस प्रकार हम दर्पण को समतलोत्तल दर्पण कहते हैं। समतलोत्तल लेंस कहते हैं, दर्पण नहीं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। अगर एक भाग हमारा क्या हो, अवतल हो, और दूसरा वाला भाग हमारा क्या हो, समतल हो, इसे हम क्या कहते हैं, समतलावतल लेंस कहते हैं। समतलावतल लेंस कहते हैं, समतलावतल लेंस कहते हैं। कब, जब हमारा एक भाग क्या हो, एक भाग हमारा क्या हो, समतल हो और एक भाग अवतल हो, तो समतलावतल लेंस कहते हैं। अगर एक भाग हमारा क्या हो, अवतल, दूसरा वाला भाग जो हमारा क्या हो, उत्तल हो, दूसरा वाला भाग हमारा क्या हो, उत्तल हो। ये भी तो ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही तो बना था, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग अंदर की तरफ आया है, और इसमें कैसे बना था, ऐसे। तो ये वाला भाग ये उभरा हुआ है उत्तल का, और ये हो गया हमारा अवतल का। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अवतलोत्तल अवतलोत्तल, क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल लेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल लेंस हो जाएगा हमारा यह। ओके, ये हमारी कहानी ये रही इनकी। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम ओके, तो ए हमारा क्या होता है, ए देखिए ऐसे बना हुआ है, ये क्या है, अवतल लेंस है, और ये वाला ऐसे उत्तल ऐसे बनता है ऐसे, तो ए वाला भाग हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, समतलोत्तल। ये हमारा हो गया समतलोत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, समतलोत्तल लेंस हो गया। अब देखिए अब हम बताते हैं किसको क्या कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। ए बना उत्तल लेंस, ये क्या बन गया, उत्तल लेंस, और ये बन गया हमारा अवतल लेंस। टेढ़ा हो गया क्या, चलिए अपनी कॉपी में साइज बना दीजिएगा। ये उत्तल लेंस, इसको कह दीजिए उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस, और ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसकी भी ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसकी भी क्या है, ये मुख्य अक्ष है। दर्पण में हम यह पढ़े थे, ऐसे दर्पण बनाए, ये इसकी मुख्य अक्ष थी, ये यहाँ पर ये जो बिंदु था इसे हम पी ध्रुव कहे थे, और यहाँ जो बिंदु था उसे हम यफ कहे थे, यहाँ जो बिंदु था उसे हम वक्रता केंद्र सी कहे थे। ओके, और हमने यह भी बताया था, ए वाली जो दूरी होती है ध्रुव से फोकस की, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, और मैंने यह भी बताया था कि यह दूरी इस दूरी के इक्वल होती है, क्या होती है, यह दूरी इस दूरी के इक्वल होती है, तो हम यहाँ इस सी को यह भी लिख सकते हैं 2f, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, इतनी दूरी f है और इतनी दूरी भी f होगी, क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, ए वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, तो ये f थी तो ए भी तो f ही होगी, ये 4 सेंटीमीटर थी तो ए भी तो 4 सेंटीमीटर होगी। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जाएगी तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, अर्थात इतनी दूर तक f और इतनी दूर तक भी f ही होगा, तो ये 2f हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र को इसमें क्या लिख देते, 2f कह दे सकते हैं। ये दर्पण की भाषा थी, ये दर्पण की भाषा थी। इसमें क्या होता है, ये जो बिंदु होता है, ये वाला बिंदु, ये क्या होता है, हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है, उसमें का ध्रुव इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है। यहां से यहां तक की दूरी इसको हम कह देते हैं f1, क्यों, क्योंकि इसमें 2 फोकस होती हैं, कौन, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, और इस वाले को हम कह देते हैं C1, यानी वक्रता केंद्र नंबर 1, और इस वाले को हम कह देते हैं F2, और इस वाले को कह देते हैं हम C2। ए वाली जो दूरी होती है हमारी F2 यानी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, और ए वाली जो दूरी होती है हमारी फोकस दूरी वेग होती है। तो जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी भी है, ए F1 है तो ये भी F1 होगी, ए F1 है तो ए भी तो F1 होगी। तो हम इसे यह कह सकते हैं, इसमें C नहीं लिखते हैं बल्कि लिख देते हैं 2F1, 2F1, और इसमें भी ये दूरी इतनी है तो ए भी तो इतनी ही होगी, ए वाली दूरी, तो इसे 2 न कहकर 2F2 लिख सकते हैं। यही है बस।
और कोई कुछ करना ही नहीं है इसमें, और आपको कुछ नहीं करना है। इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें हम 2f इस तरफ के 2f इस तरफ के कहते हैं। दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का। एक इस जो दर्पण का हमारा ध्रुव था वो लेंस का हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा। यहां से किरणें क्या होंगी, जाएंगी। ये वाला जो बिंदु है, मुख्य अक्ष को आपतित किरण जहां पर काटती है, मुख्य अक्ष को आपतित किरण जहां पर काटती है वो प्रकाशिक केंद्र होता है। देखिए आई किरण यहां से काटी, अपवर्तन अब होगा, जब होगा देखा जाएगा, उसके बाद देखेंगे। लेकिन काटेगी तो हमें सिर्फ प्रकाशिक केंद्र से मतलब है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको। काट हमारी क्या पर, यहाँ पर। और इसमें देखिए ये वाला बिंदु प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये वाला प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये द्वितीय फोकस हो गया, ये हमारी 2f हो गई, ये हमारा प्रथम फोकस हो गया, प्रथम फोकस हो गया, और ये हमारा 2f1 हो गया। ओके, ये हमारा 2f1, ये f1, ये f2, ये 2f2 हो गया। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारा मुख्य फोकस प्रथम है, ये द्वितीय है, ये वक्रता केंद्र, ये भी वक्रता केंद्र। और ये वाला जो हम बताए थे दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी इसमें लेंस का ये मुख्य अक्ष होगा। तो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र का, इसमें इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा f1 हो गया, और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये f2, ये 2f2, ये 2f1। ओके, अब हम देखें, हमने इस दर्पण में क्या पढ़ा था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां जा रही थी, फोकस से होकर जा रही थी। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां जा रही थी, फोकस से होकर जा रही थी। तो इसमें देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से होकर जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से गई, और मुख्य अक्ष के इसमें से इस तरफ समांतर, इसमें भी फोकस से गई। इस दर्पण में भी हमने पढ़ा था कि ये हमारा फोकस था, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, यहाँ टकराने के बाद कहां से गई, यहाँ से आई किरण, टकराने के बाद कहां से गई, यहाँ से गई थी। तो इसमें भी वही हो रहा है। इसमें क्या होता है, दो साइड है, क्यों, उसमें तो एक ही का एक कटा हुआ भाग था, इसमें देखो यार दो साइड हैं, तो दो साइड दो फोकस, दो साइड दो वक्रता केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र बना हमारा, यहाँ हमने f1 किया, यहाँ हमने f2 किया। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये मुख्य फोकस से गई, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से गई, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस, यहाँ नहीं, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से आई, यहाँ टकराई, मुख्य फोकस से गई, यहाँ से आई, यहाँ से गई, मुख्य फोकस से गई। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती है। और अवतल वाले में भी यही कंडीशन है। ये रहा, ये f1 हो गया, f2 हो गया, ये हो गया f1, इसमें भी आई यहाँ से गई, इसमें भी आई यहाँ से गई, यहाँ भी अगर आती है तो यहाँ से जाती है, यहाँ आती है तो यहाँ से जाती है। तो ये दोनों में ऐसा ही होता है। और आगे इसका देखिए, ये जो किरणें आती जाती हैं इनको हम पहुंचा देते हैं इनको आज, तो कल हम देखेंगे इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। कल हम देखेंगे इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। कल इसकी कहानी खत्म है। कल कहानी खत्म मतलब कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो सकेगा तो हम न्यूमेरिकल भी ले लेंगे।
हो सकेगा तो हम न्यूमेरिकल भी कवर अप कर लेंगे। प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 2F2। ओके, तो अब दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से आती है, कोई किरण मुख्य फोकस से आती तो परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के कहां जाएगी, समांतर जाएगी। तो ये किरण जब यहां से गई, यहां मुख्य फोकस होकर यहां तल से टकराई, कहां जाएगी, ये समांतर जाएगी। ये किरण यहां से आई, यहां इससे टकराई तो इसके समांतर जाएगी। ऐसे इसमें भी अगर ये यहां से जाती है टकराने के बाद समांतर जाएगी, और अगर ये कोई यहां से आती है तो यहां टकराने के बाद समांतर जाएगी। तो मुख्य फोकस से आती है तो टकराने के बाद समांतर मुख्य अक्ष के जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ओके, अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा बनता है, हमने पढ़ा था इसको माने प्रकाशिक केंद्र, इसको क्या किए, प्रकाशिक केंद्र कह दिए, इसको F2 2F2 F1 2F1। ओके, तो इसमें हम यह देखे थे कि इस वाले के तो हम वक्रता केंद्र को 2F1 माने, इसमें उसमें देखे थे कि वक्रता केंद्र से कोई आती है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है। वक्रता केंद्र से आई वापस चली गई, यहाँ ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा। वक्रता केंद्र से आई, यहाँ टकराई, वक्रता केंद्र से वापस, वक्रता केंद्र से आई, यहाँ टकराई, वापस। तो अगर इससे आती है 2F से कोई किरण आती है, टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। यहाँ भी टकराने के बाद उसी दिशा में क्या होगी, वापस लौट जाएगी, उसी दिशा में वापस। सब दर्पण में पढ़ाया हुआ है, वही रिवीजन करा रहे हैं। ओके, सेम वही है। हम कल इसके प्रतिबिंब की तरफ देखेंगे, इमेज की तरफ, तो कल ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, आज की जर्नी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम प्रतिबिंब देखेंगे कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।